गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग बात करेंगे इंसुलिन सिग्नलिंग पे PI3 के AKT प्रोटीन काइनेज बी पाथवे पे। इस सिग्नलिंग पाथवे का इम्पोर्टेंस पे बात करेंगे कि अगर हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन है, मतलब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई है, तो बेसिकली बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज से रिलीज होने वाला इंसुलिन जो एनाबॉलिक हार्मोन है वो बेसिकली उस ग्लूकोज का हायर लेवल ऑफ ग्लूकोज को, ब्लड में जो हायर लेवल ऑफ ग्लूकोज है उसको टारगेट कराता है डिफरेंट टिश्यू के पास, स्पेशली लीवर सेल, एडिपोसाइट्स और स्केलेटल मसल्स के पास। ये ऐसा इसलिए टारगेट कराता है ताकि ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को कम किया जा सके, लोअर किया जा सके। अब एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, जैसे हमारे लीवर पे GLUT2 ग्लूकोज के लिए ट्रांसपोर्टर है, उसी तरह से स्केलेटल मसल्स पे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है GLUT4, एडिपोसाइट्स पे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है GLUT4। पर प्रॉब्लम यह है कि ये एडिपोसाइट्स और स्केलेटल मसल्स पे जो GLUT4 है वो सरफेस पे नहीं है, वो बेसिकली एडिपोसाइट्स और स्केलेटल मसल्स में पाए जाने वाला वेसाइकल्स में लोडेड है। अब उस वेसाइकल से मेम्ब्रेन पे लाना होगा और उस वेसाइकल्स को मेम्ब्रेन पर फ्यूज कराने के लिए इस पाथवे का ऑपरेट होना ज़रूरी है। तो हम लोग अभी के लेक्चर में इसी बात को देखेंगे कि आखिर इंसुलिन, सबसे पहले बेसिक से बात करेंगे कि ये रिसेप्टर है कैसा। ये रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के अंदर आने वाला रिसेप्टर है, तो ये बाकी रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज से कैसे अलग है। साथ ही साथ इसमें भाग लेने वाला एडेप्टर प्रोटीन, जो डिफरेंट टाइप ऑफ एडेप्टर प्रोटीन है, जैसे IRS1 के बारे में बात करेंगे, वो कैसे अलग है और वो किस रोल में है इस सिग्नलिंग पाथवे के अंदर, और डाउनस्ट्रीम प्रोटीन का क्या इम्पोर्टेंस है और कौन सा स्पेसिफिक इसमें इंजाइम है जो इस पाथवे को रेगुलेट करता है। और इस जैसे कि प्रोटीन काइनेज बी AKT यही रेगुलेटरी प्रोटीन है जो इस पाथवे को ऑपरेट करने वाला सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटीन है। इस पे बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये देखें कि ये जो इंसुलिन सिग्नलिंग पाथवे है, तो बेसिकली इंसुलिन रिसेप्टर होता कैसा है। अगर हम बोले कि जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि एक्चुअली ये सपोज किया जाए कि ये ब्लड वेसल्स है, ये हमारा ब्लड वेसल्स है। इस ब्लड वेसल्स के अंदर एक्चुअली ग्लूकोज का लेवल हाई हो गया है, ये ग्लूकोज का लेवल हाई है, ग्लूकोज लेवल हाई है। अब ये ग्लूकोज लेवल हाई है, मतलब कि ये कंडीशन क्या है, हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन है, हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन है, हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन है। अब इस हायर लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज को मिनिमाइज करने के लिए बेसिकली इंसुलिन जो एनाबॉलिक हार्मोन है बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज से रिलीज होगा, और ये इंसुलिन बेसिकली क्या करेगा कि इंसुलिन ये ग्लूकोज को टारगेट कराएगा 3 डिफरेंट टिश्यू के पास, जिसमें हम लोग जानते हैं ये लीवर है, स्केलेटल मसल्स है, स्केलेटल मसल्स है, और ये एडिपोसाइट्स है, इसमें टारगेट कराएगा। और जैसा कि जानते हैं कि ग्लूकोज इस लीवर और स्केलेटल मसल्स में ट्रांसपोर्ट हो, उसके लिए ट्रांसपोर्टर, स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर है। जैसे इसमें GLUT2 ट्रांसपोर्टर है, GLUT मीन्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2। स्केलेटल मसल और एडिपोसाइट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टर है वो बेसिकली GLUT4 है, GLUT4।
अब प्रॉब्लम क्या है जिसके चलते इस सिग्नलिंग पाथवे का ज़रूरत है? प्रॉब्लम ये है कि ये GLUT4 ट्रांसपोर्टर बेसिकली इन सारे एडिपोसाइट्स और स्केलेटल मसल्स के सरफेस पे नहीं है। अगर हम बोले कि ये एडिपोसाइट्स है, ये हमारा एडिपोसाइट्स है और ये हमारा स्केलेटल मसल्स है, ये स्केलेटल मसल्स है, ये स्केलेटल मसल्स है और ये एडिपोसाइट्स है। इस एडिपोसाइट्स में बेसिकली अगर इसको इनलार्ज करके देखें तो इस एडिपोसाइट्स या स्केलेटल मसल्स में ये ट्रांसपोर्टर, ये GLUT4 इसके सरफेस पे नहीं है। ये कहाँ है? इसको अगर देखें तो ये वेसाइकल्स के फॉर्म में लोडेड है, सेल के अंदर वेसाइकल्स के फॉर्म में लोडेड है। जब तक कि ये मेम्ब्रेन पे ट्रांसलोकेट नहीं होगा तब तक हायर ग्लूकोज हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन, जो ग्लूकोज का लेवल हाई है उसको मिनिमाइज नहीं किया जा सकता। अब इसको इस ये जो वेसाइकल्स में GLUT4 ट्रांसपोर्टर है उसको पेरिफेरी पर लाने के लिए ये PI3 के AKT प्रोटीन काइनेज B पाथवे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आइए शुरू करते हैं इस सिग्नलिंग पाथवे को। तो सबसे पहले इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले तो हम लोग ये देखें कि ये इसके अंदर रिसेप्टर जो है वो कैसा है। तो ये जो रिसेप्टर है इसमें अगर ऐसा देखें तो ये सेल मेम्ब्रेन है स्केलेटल मसल्स एडिपोसाइट्स का। इस पे ये जो रिसेप्टर है इंसुलिन रिसेप्टर टेट्रामेरिक रिसेप्टर होता है। ये जो इंसुलिन रिसेप्टर है, इंसुलिन रिसेप्टर ये टेट्रामेरिक है, 2 अल्फा 2 बीटा से बना हुआ है, मतलब ये टेट्रामेरिक है, टेट्रामेरिक रिसेप्टर है। ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है और 2 इसमें अल्फा चेन है जो हम लोग ऊपर में देखते हैं। ये अल्फा है, ये अल्फा है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात है जो CSIR नेट एग्जाम में इससे ऑप्शन में होता है इस तरह का कि जब 2 अल्फा, ये अल्फा है, ये अल्फा है और इसी के अंदर लिगेंड बाइंडिंग डोमेन है। ये अल्फा के में ही LBD डोमेन है जहां पे इंसुलिन एज ए लिगेंड यहां आके बाइंड कर सकता है इंसुलिन। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके रिगार्डिंग ये है कि इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करने के लिए सिंगल लिगेंड सफिशिएंट है, जबकि बाकी सारे रिसेप्टर के अंदर कभी कभी सिंगल लिगेंड सफिशिएंट नहीं होता है सिग्नलिंग कास्केट्स को ऑपरेट करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए। रिसेप्टर एक्टिवेशन के लिए सिंगल लिगेंड सफिशिएंट नहीं होता, पर इन केस ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर सिंगल लिगेंड सफिशिएंट है इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करने के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस अल्फा और अल्फा के बीच में बहुत सारा डाइसल्फाइड बॉन्ड है। इस तरह के जब अल्फा और अल्फा के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड हो उसको बोलते हैं टाइप 1 डाइसल्फाइड बॉन्ड, टाइप 1 डाइसल्फाइड बॉन्ड। जब अल्फा और बीटा के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड हो, अल्फा चेन और बीटा चेन के बीच में जब डाइसल्फाइड बॉन्ड हो तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइप 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये याद रहे, ये कभी कभी पूछता है, ठीक है। तो ये रिसेप्टर के अंदर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अल्फा के अंदर ही लिगेंड बाइंडिंग डोमेन है और दूसरा कि दो बीटा चेन बेसिकली है इसके अंदर। ये साइटोप्लाज्मिक डोमेन के अंदर चूंकि ये इंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है, तो इसके अंदर एक काइनेज, इनबिल्ड काइनेज एग्जिस्ट करता है जिसको बोलते हैं रिसेप्टर टायरोसिन
काइनेज डोमेन, इसमें रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज डोमेन एग्जिस्ट करता है। और एक और बात, ये रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज का मैक्सिमम रिसेप्टर आप देखेंगे कि मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये इंसुलिन का रिसेप्टर बेसिकली डाइमेरिक फॉर्म में अल्फा, बीटा और बीटा एग्जिस्ट करता ही है। ये आके डाइमराइज नहीं करता, ये ऑलरेडी डाइमेरिक स्टेट में एग्जिस्ट ही करता है, जो ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज पाथवे अगर हम लोग पढ़ेंगे, जैसे मैप काइनेज पाथवे, उसके अंदर देखेंगे कि मोनोमेरिक रिसेप्टर बेसिकली लिगेंड बाइंड करने के बाद डाइमराइज होता है, डाइमराइजेशन होता है, पर ये ऑलरेडी डाइमेरिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले ये है कि ये जैसे ये पाथवे इनिशिएट कैसे होगा। ये पाथवे इनिशिएशन के लिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसे इंसुलिन एज ए लिगेंड इज एलबीडी डोमेन के अंदर बाइंड करेगा, ये कन्फॉर्मेशनल चेंज आएगा, अल्फा और बीटा चेन के अंदर कन्फॉर्मेशनल चेंज आएगा, और ये कन्फॉर्मेशनल चेंज इस रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज डोमेन में जो इंजाइम, जो ये टायरोसिन काइनेज इंजाइम एक्टिविटी है इसके पास, ये ट्रिगर्ड हो जाएगा। और इस इंजाइम एक्टिविटी ट्रिगर्ड होने से क्या होगा कि साइटोप्लाज्मिक डोमेन में पाया जाने वाला टायरोसिन, ये वाई से सिंगल लेटर टायरोसिन के लिए लिखते हैं, ये टायरोसिन बेसिकली का फॉस्फोरिलेशन होने लगेगा, और फॉस्फोरिलेशन बेसिकली ट्रांसफॉस्फोरिलेशन होगा। मतलब ये टायरोसिन काइनेज इस पर पाया जाने वाला टायरोसिन को फॉस्फोरिलेट करेगा, ये एंजाइम इस पर पाया जाने वाला टायरोसिन को फॉस्फोरिलेट करेगा। इस तरह के फॉस्फोरिलेशन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉस्फोरिलेशन या क्रॉस फॉस्फोरिलेशन या रेसिप्रोकल फॉस्फोरिलेशन। ये बुक में जो ऑटो फॉस्फोरिलेशन टर्म लिखा हुआ होता है वो टेक्निकली बहुत करेक्ट नहीं है। बेसिकली फॉस्फोरिलेशन वाइस वर्सा होता है। ये इसमें पाया जाने वाला रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज इस पर पाए जाने वाला टायरोसिन को फॉस्फोरिलेट करता है, ये इस डोमेन को फॉस्फोरिलेट करता है, इसीलिए ये रेसिप्रोकल क्रॉस फॉस्फोरिलेशन है, ये याद रहे। और ये जैसे फॉस्फोरिलेट हो जाता है बीटा पर, दोनों बीटा चेन पर पाए जाने वाला टायरोसिन, तो एक एडेप्टर प्रोटीन आके बाइंड करता है, याद रहे। एक एडेप्टर प्रोटीन इसको ज्वाइन करता है जिसको बोलते हैं IRS1। एक एडेप्टर प्रोटीन इस फॉस्फोरिलेटेड टायरोसिन के साथ आके बाइंड करता है, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं बेसिकली क्या, इस प्रोटीन का नाम है IRS1। IRS1 का क्या मतलब हुआ? IRS1 का मतलब हुआ इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट 1। ये एडेप्टर प्रोटीन है, ये एडेप्टर प्रोटीन है। एडेप्टर प्रोटीन का ये मतलब है कि इस प्रोटीन के पास अपना कोई इंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं है, ये अपने साथ कुछ दूसरे प्रोटीन को, ये स्काफोल्ड प्रोटीन है, ये दूसरे प्रोटीन को अपने साथ बाइंड करा सकता है, जिसके पास कोई इंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं होता है। सवाल दूसरा ये है कि ये IRS1 इस फॉस्फोरिलेटेड टायरोसिन के साथ किस डोमेन के थ्रू बाइंड करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके पास एक स्पेशल डोमेन होता है जिसको बोलते हैं PTS डोमेन, PTB डोमेन, PTB डोमेन, इस PTB डोमेन बोलते हैं। इसका मतलब है फॉस्फो टायरोसिन बाइंडिंग डोमेन। इसी डोमेन के थ्रू ये फॉस्फोरिलेटेड टायरोसिन के साथ बाइंड करता है। ये जैसे इस पे बाइंड कर जाता है तो उसके बाद ये नेक्स्ट प्रोटीन को बाइंड कराता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये जो प्रोटीन है इस प्रोटीन को बाइंड कराता है। इस प्रोटीन का नाम क्या है? इस प्रोटीन का नाम है
PI3 के प्रोटीन, PI3 के प्रोटीन को बाइंड कराता है। और ये PI3 के प्रोटीन का क्या फुल फॉर्म हुआ? PI3 के का मतलब है फॉस्फेटेडाइल आइनोसिटोल 3 काइनेज, फॉस्फेटेडाइल आइनोसिटोल 3 काइनेज। अब ये बेसिकली इस IRS से किस डोमेन के थ्रू ये बाइंड करता है, ये भी आपको याद रहे। ये बेसिकली बाइंड करता है एक स्पेशल डोमेन के थ्रू जिसको बोलते हैं SH2 डोमेन। ये बाइंड करता है, इस प्रोटीन के पास एक स्पेशल काइंड ऑफ डोमेन है जिसको बोलते हैं SH2 डोमेन। SH2 डोमेन का मतलब होता है सार्क होमोलोगी 2, इसको बोलते हैं सार्क होमोलोगी 2। इसके थ्रू ये इसके साथ बाइंड करता है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे ये बाइंड कर जाता है उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, चूंकि ये PI3 के फॉस्फेटेडाइल आइनोसिटोल 3 काइनेज इंजाइम है, तो ये करता क्या है? ये बेसिकली करता ये है कि इस मेम्ब्रेन पर एक लिपिड पाया जाता है। ये मेम्ब्रेन में एक लिपिड पाया जाता है जिसको बोलते हैं PIP2, उसको बोलते हैं PIP2। मतलब हम अगर देखें तो इस मेम्ब्रेन के अंदर इस मेम्ब्रेन पर एक लिपिड है जिसको बोलते हैं हम लोग PIP2। PIP2 का मतलब क्या है? फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल 4,5 बाइफॉस्फेट या बिसफॉस्फेट, ये इस PIP2 है। फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल 4,5 बाइफॉस्फेट ये मेम्ब्रेन में पाया जाता है। ये देखिए, अगर इसके कार्टून को देखें तो ये 2 फैटी एसिड्स हैं, ठीक है। इसके साथ 2 फैटी एसिड्स के साथ बेसिकली क्या लगा हुआ है? इस 2 फैटी एसिड्स, दोनों फैटी एसिड्स कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 के साथ ग्लिसरॉल पे अटैच्ड है और इस पे कार्बन नंबर 3 पे फॉस्फेट लगा हुआ है, ये फॉस्फेट है। और इस फॉस्फेट का स्टेरिफिकेशन बेसिकली आइनोसिटोल के साथ हुआ है। अगर आप देखें तो ऐसा आइनोसिटोल 6 कार्बन का कंपाउंड है। इस आइनोसिटोल में अगर देखेंगे आप तो ये तीसरे नंबर पर 1 2 3 4 ये चौथा नंबर और ये 5वां नंबर, चौथा 5वां पे ये फॉस्फेट लगा हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? फॉस्फेटिडाइल। और बाकी पे OH लगा हुआ है, ये OH लगा हुआ है, यहाँ OH लगा हुआ है। अब इस 4th और 5th पोजीशन पे फॉस्फेट है, इसीलिए इसको बोलते हैं फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल 4,5 बाइफॉस्फेट। अब ये जो आप एंजाइम देख रहे हैं PI3 के, ये क्या करता है? ये PI3 के करता क्या है कि इस तीसरे पोजीशन पर ये आइनोसिटोल के तीसरे पोजीशन पे फॉस्फेट ट्रांसफर कर देता है। चूंकि ये एंजाइम है, काइनेज है, तो ये फॉस्फेट डोनेट करेगा। अब इस तीसरे पोजीशन पे जब फॉस्फेट डोनेट कर देगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा PIP3 के अंदर, ये कन्वर्ट हो जाएगा PIP3 के अंदर। और ये PIP2 और PIP3 का कन्वर्जन बेसिकली क्या करेगा कि ये इस PIP3 जैसे कन्वर्ट हो जाएगा तो एक इंपॉर्टेंट काइनेज इसके साथ आके बाइंड करेगा। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट काइनेज इस फॉस्फोरिलेटेड PIP3 के साथ बाइंड करेगा, उसको बोलते हैं PDK1, इसको बोलते हैं PDK1। ये PDK1 बेसिकली इस फॉस्फोरिलेटेड PIP3 के साथ बाइंड करता है, जिस डोमेन के साथ, इस डोमेन के मदद से, इस डोमेन का नाम है PH2 डोमेन।
PH2 का फुल फॉर्म होता है प्लेक्सट्रीन। प्लेक्सट्रीन होमोलॉगी डोमेन। प्लेक्सट्रीन होमोलॉगी डोमेन के मदद से ये बेसिकली PIP3 के साथ बाइंड करता है। और PDK1, अगर आप देखें PDK1 क्या है भाई, तो PDK1 को बोलते हैं PIP3 डिपेंडेंट काइनेज 1। PIP3 डिपेंडेंट काइनेज 1 है। अब ये PDK1 भी फॉस्फोरिलेटिंग एंजाइम है। तो अब ये क्या करेगा, इस पे ये करता क्या है कि ये हमारा जो नेक्स्ट प्रोटीन है उसको फॉस्फोरिलेट करता है। और जो हमारा नेक्स्ट प्रोटीन है उस प्रोटीन को पहले बोलते थे AKT, आजकल न्यूअर नोमेनक्लेचर के हिसाब से इसको प्रोटीन काइनेज भी बोलते हैं। तो लिगेंड बाइंड किया, लिगेंड बाइंड करने के बाद एंजाइमेटिक एक्टिविटी ट्रिगर्ड हुआ, टायरोसिन फॉस्फोरिलेट हुआ रेसिप्रोकली। उसके बाद इसके साथ एडेप्टर प्रोटीन IRS1 आया। IRS1 लगने के बाद PI3 के प्रोटीन इसके साथ लगता है। PI3 के प्रोटीन PIP2 को कन्वर्ट कर देता है PIP3 में, और PIP3 के साथ PDK1 आके बाइंड कर जाता है। और ये PDK1 बेसिकली, अब PDK1 फॉस्फोरिलेट करता है AKT को या PK प्रोटीन काइनेज B को। ये दो स्पेशल साइट पर सेरीन और थ्रियोनिन, बेसिकली PDK1 क्या है, सेरीन और थ्रियोनिन काइनेज है। तो ये बेसिकली सेरीन को यहां से देखिए अगर सिग्नलिंग पाथवे को, इसीलिए इस पाथवे को हम लोग AKT PKB पाथवे भी बोलते हैं, या PI3 के, चूंकि यहां PI3 के चलते इस सिग्नलिंग कास्केट्स का नाम PI3 के AKT PKB पाथवे है। अब सेरीन नंबर 473, सेरीन नंबर 473 फॉस्फोरिलेट हो जाता है, साथ ही साथ थ्रियोनिन नंबर 308 फॉस्फोरिलेट हो गया। अब इसका फॉस्फोरिलेशन AKT और PKB का फॉस्फोरिलेशन एक्चुअली क्या करता है, ये बात देखते हैं। ये जैसे ये फॉस्फोरिलेट हो जाता है, मतलब अब ये भी एक तरह का काइनेज है, प्रोटीन काइनेज B। ये क्या करेगा ये देखते हैं। ये करता क्या है कि ये जैसे फॉस्फोरिलेट हो जाता है, तो जैसा कि थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि ये स्केलेटल मसल्स और एडिपोसाइट्स के अंदर ये वेसाइकल्स के फॉर्म में हमारा ये ग्लूट ट्रांसपोर्टर प्रीलोडेड है। ये ग्लूट ट्रांसपोर्टर लोडेड है। अब ये लोडेड है तो इस ग्लूट को इनएक्टिवेट रखने के लिए बेसिकली एक प्रोटीन होता है AS160। इस प्रोटीन का क्या नाम है, इस प्रोटीन को बोलते हैं AS160 प्रोटीन। ये इसको पकड़ के रखता है कि जब तक इसका फॉस्फोरिलेशन स्पेसिफिक सेरीन और थ्रियोनिन का नहीं होगा तब तक ये पेरिफेरी की तरफ मूव नहीं कर सकता। तो ये AS3 का फॉस्फोरिलेशन इंपॉर्टेंट है, और इस AS3 का फॉस्फोरिलेशन बेसिकली सेरीन नंबर 588 पोजीशन पे होगा। अब जब सेरीन 588 पे हो जाएगा और थ्रियोनिन बेसिकली थ्रियोनिन का फॉस्फोरिलेशन 642 पोजीशन पे हो जाएगा, और जब ये दोनों का फॉस्फोरिलेशन हो जाएगा तो ये होगा क्या कि AS160 से ये वेसाइकल्स फ्री हो जाएगा, और ये क्या होगा कि ये हमारा ये मूव करेगा पेरिफेरी के तरफ, और ये जाके यहाँ पे ये जो ग्लूट ट्रांसपोर्टर है GLUT4, ये GLUT4 यहां लोड हो जाएगा, और ये जो हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन है यहां से ग्लूकोज बेसिकली अंदर आने लगेगा। एक काम ये हुआ। दूसरा, ये जो प्रोटीन काइनेज B, एक काम तो ये किया कि AS160 को स्पेसिफिक सेरीन और थ्रियोनिन को फॉस्फोरिलेट कर दिया। सेरीन 588 और थ्रियोनिन 642 नंबर पे फॉस्फोरिलेशन कर दिया। इसके फॉस्फोरिलेशन के बाद क्या हुआ कि ये वेसाइकल्स मेम्ब्रेन की तरफ ट्रांसलोकेट हो गया, और ये ग्लूट ट्रांसपोर्ट अब इस पे लोड हो गया और यहां से ग्लूकोज इंटर करने लगा। दूसरा काम क्या करता है ये प्रोटीन काइनेज भी
कि यहाँ पे एक एंजाइम होता है GSK3, ग्लाइकोजेन सिंथेज काइनेज 3। इसको क्या करता है कि प्रोटीन काइनेज भी इनहिबिट करता है, और इसका इनहिबिशन क्या होगा कि ग्लाइकोजेन सिंथेसिस प्रमोट होने लगेगा, ग्लाइकोजेन सिंथेसिस होने लगेगा। और इस ग्लाइकोजेन सिंथेसिस से क्या होगा कि ग्लूकोज का पॉलीमर ग्लाइकोजेन है तो पॉलीमराइजेशन होने लगेगा, और हायर लेवल ऑफ ग्लूकोज जैसे यहाँ आया है ये बेसिकली स्टोर हो जाएगा ग्लाइकोजेन के फॉर्म में। दूसरा क्या होगा कि ये प्रोटीन काइनेज बी एक्टिवेटेड AKT-PKB जो थ्रियोनिन 308 पे फॉस्फोरिलेट हुआ और सेरीन 438 पे फॉस्फोरिलेट हुआ, ये एक्टिवेटेड है। ये एक और काम करता है, ये एक पाथवे को ऑपरेट करता है। बेसिकली उस पाथवे को हम लोग बोलते हैं mTOR-C1 पाथवे। ये बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट करता है। ये बेसिकली प्रोलिफरेटिंग एंजाइम सिंथेसिस में ये काम करता है। और ये जैसे सिंथेसाइज mTOR-C1 पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा तो प्रोटीन सिंथेसिस होने लगेगा, वो भी स्पेशली सेल ग्रोथ के लिए जो प्रोटीन हो सकता है वो बनने लगेगा। क्योंकि इंसुलिन केवल ग्लूकोज GLUT2 ट्रांसपोर्टर के लिए सिग्नल नहीं देता, बहुत सारे सेल के ग्रोथ में भाग लेने वाले प्रोटीन के सिंथेसिस में भी ये मदद करता है। साथ ही साथ एक और बात आपको एक इम्पॉर्टेंट कैंसर से जोड़ के बताया जाए कि ये PIP2 और PIP3 का कन्वर्जन के लिए जो एंजाइम लगा है ये PI3 के ये कन्वर्ट करता है, लेकिन सेल फिर से ये PIP3 को PIP2 में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम का यूज करता है जिसको बोलते हैं फेटेन फॉस्फेटेज। इसको बोलते हैं फॉस्फेटेज एंड टेंसिन होमोलॉग, फॉस्फेटेज एंड टेंसिन होमोलॉग। अब कभी कभी क्या होता है कि इस एंजाइम के अंदर अगर म्यूटेशन हो जाए, पेटेन एंजाइम के अंदर म्यूटेशन हो जाए तो बेसिकली क्या होगा कि ऑटोमेटिकली सेल कैंसरस हो सकता है। मतलब कि ये पाथवे जो है हमारा, जो mTOR-C1 पाथवे, ये अप रेगुलेट हो जाएगा। ऑल टाइम ग्रोथ प्रोटीन, सेल के ग्रोथ और प्रोलिफरेशन के लिए जो प्रोटीन है वो ऑल टाइम बनने लगेगा और सेल अल्टीमेटली कैंसरस हो जाएगा। तो ये ओवरऑल इंसुलिन सिग्नलिंग PI3 के पाथवे है जिसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़े, और ये काफ़ी हेल्पफुल है बहुत सारे एग्ज़ामों के लिए। तो ये अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू।